हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनके अभी 10वीं कक्षा के जो एग्ज़ाम है वो 28 तारीख से शुरू होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको आपकी हरियाणा बोर्ड के कक्षा 10वीं के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर्स में से कुछ इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज हैं या जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। और इसके साथ ही चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कुछ कुछ वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप जो है वीडियो को कंप्लीट देखें। और सारे चैप्टर आपके एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे तो हम वीडियोस की एक सीरीज बनाएंगे आपके लिए, जो कि 2 या 3 वीडियोस के अंदर हम आपके सारे कंप्लीट चैप्टर कवर कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर्स का, यानी कि वास्तविक संख्याओं का। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी नंबर्स हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक उन सभी को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है। उसके बाद अगर आप नेचुरल नंबर्स के आगे 0 लगा देते हैं तो 0 से लेकर 1 2 3 4 इस तरीके से अगर आप इन्फिनिटी तक नंबर्स लिखते हैं तो उन सभी को हम कहते हैं होल नंबर्स। तो आपको ये ध्यान रखना है, नेचुरल नंबर्स आपके 1 से स्टार्ट होंगे, होल नंबर्स आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स जो है जितने भी आपके माइनस वाले नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स, यानी कि इन्फिनिटी से लेकर -3 -2 -1, फिर इसके अंदर 0 भी इंक्लूड हो जाता है, और फिर 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक के पॉजिटिव नंबर्स, ये सभी नंबर्स आपके कहलाते हैं इंटीजर्स। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रैशनल नंबर्स की, तो रैशनल नंबर्स जिनको आप क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं भी कहते हैं। तो वो आपकी ऐसी संख्याएं होते हैं जिनको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। और दूसरे आपके होते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स ऐसे रियल नंबर्स हैं जिनको आप सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में आप या सिंपल रेशो की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि आप जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। तो इरेशनल नंबर्स के आपको यहाँ कुछ एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि √10, √3, √8, √11, पाई, √2 और 9.94687, इस तरीके के नंबर्स। तो ये सभी नंबर्स आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स, यानी कि अपरिमेय संख्याएं। ठीक है। तो अगर रैशनल नंबर्स के बारे में और इरेशनल नंबर्स के बारे में हम बात करें, तो जो आपके रैशनल नंबर्स हैं, जो हमने आपको बताया कि p/q की फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये जो q है आपका, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ ही देखिए, क्योंकि 0 है वो भी एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि 0 को हम 0/1, 0/2, 0/3 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में। ठीक है। तो 0 आपका क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन अगर आप 1/0 लिखते हैं, 2/0 लिखते हैं, 3/0 लिखते हैं, तो ये आपका जो है रैशनल नंबर नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है कि 1/0, 2/0 या 10/0, 100/0 आप कुछ भी लिखें, अगर बटा में 0 लिख रहे हैं, यानी कि भिन्न वाली जगह पे अगर आप 0 लिख रहे हैं, तो वो आपका रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है। क्योंकि जो अगर आप 1/0 को सॉल्व करेंगे तो ये जो आपका है आंसर जो है वो इन्फिनिटी में, इनफाइनाइट के अंदर सॉल्यूशन देता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये 1/0 या किसी भी संख्या के बटा में अगर 0 आता है तो वो आपका रैशनल नंबर नहीं होता। लेकिन अगर 0 के बटा में कुछ है, 0/1, 0/2, 0/3, तो वो एक रैशनल नंबर है आपका। ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इरेशनल नंबर्स की, तो इरेशनल नंबर हमने आपको क्या बताया था कि जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर जो जिनका डेसिमल के बाद जो पॉइंट वैल्यूज आती हैं वो इन्फिनिटी तक चलती जाती हैं। ठीक है। जैसे कि अगर आप √2 की वैल्यू अगर निकालते हैं, तो √2 की वैल्यू जब आप निकालते हैं तो वो वैल्यू खत्म नहीं होती है, वो इन्फिनिटी तक चलती जाती है। जैसे कि √2 की वैल्यू हमारे पास आती है 1.41421356 और अप टू डैश डैश, ये लगातार चलता रहता है इन्फिनिटी तक, कभी भी ये एंड नहीं होता, इसका डिवीजन जो है कंप्लीट सॉल्व नहीं होता। ठीक है। तो इस तरीके के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स, यानी कि अपरिमेय संख्याएं। ठीक है।
अब देखिए √2 में क्या कहा इसने कि √2 इरेशनल क्यों है, क्योंकि डेसिमल के बाद जो वैल्यू है वो लगातार चलती रहती है और कोई भी डिजिट जो है वो दोहरा नहीं रहा, यानी कि रिपीट नहीं हो रहा। अगर पाई की वैल्यू की बात करें तो पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14159265, इसके आगे भी डैश डैश डैश, यानी कि ये भी आगे इन्फिनिटी तक चलती जाती है। तो ये भी अंतहीन है, यानी कि इनफाइनाइट है और इसमें कोई भी रिपीटिशन नहीं है। तो इसलिए ये क्या है, हमारी इरेशनल नंबर्स है, यानी कि अपरिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए, अब आप इस चीज को रूट से आप ये कंपैरिजन मत करें कि अगर रूट के अंदर कुछ भी नंबर दे दिया तो वो इरेशनल होगा। अब अगर आपको √4 दिया गया है तो √4 तो आप सॉल्व कर लेते हैं, पूरा पूरा नंबर आ जाता है हमारे पास 2। तो इसका मतलब √4 जो है हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा। आपको ध्यान देना है, रूट वाली वही संख्या इरेशनल होगी जिसमें डेसिमल के बाद जो संख्या है वो लगातार आगे तक चलती जाती है, एंड नहीं होती कहीं पे भी। ठीक है, सिर्फ उन्हीं रूट वाली संख्याओं को आप क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, इसके साथ ही अब अगर कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों की बात करें तो आपका जो पहला चैप्टर रियल नंबर्स का है उसके अंदर प्राइम नंबर की भी बात की गई है। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, और वो भी क्या होते हैं, एक तो 1 होता है, एक दूसरा वो संख्या खुद होती है। तो प्राइम नंबर्स में आपके कौन कौन से नंबर आ जाते हैं, 1 2 3 5 7। ठीक है, 9 नहीं आएगा, 11 आएगा। क्यों, क्योंकि 9 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 9 के तो 2 फैक्टर हैं, 3 इंटू में 3। ठीक है, अब 1 है, 1 का खुद 1 फैक्टर है। 2 है, 2 का फैक्टर क्या है, या तो 1 है या 2 खुद है। 3 का फैक्टर 3 है या 1 है। ठीक है, इनको 1 इंटू 3 लिख सकते हैं बस। ठीक है, लेकिन 9 को आप जो है क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 लिख सकते हो। तो ये कंडीशन अब 9 में सेटिस्फाई नहीं हुई कि हमारे पास तो 1 और वो संख्या खुद ही फैक्टर होना चाहिए। उस नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर्स में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, 1 से शुरू होकर 2 3 5 7 11, इस तरीके से ये अप टू चलती जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या या कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम का ऑपोजिट होता है। ठीक है, यानी कि जिसको हम गुणनफल के रूप में प्राइम फैक्टर्स जिसके बना सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। यानी कि आप जैसे 4 है, 4 के फैक्टर बना सकते हैं 2 इंटू 2, 6 का फैक्टर बना सकते हैं 2 इंटू 3, 18 का फैक्टर बना सकते हैं 2 इंटू 9। ठीक है, तो इस तरीके से जिनके हम फैक्टर्स बना सकते हैं उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या या कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, जिनके प्राइम फैक्टर्स बना सकते हैं। प्राइम का मतलब जिसके आगे और टुकड़े नहीं हो सकते, सीधा सा ध्यान रखना आपको प्राइम से। ठीक है, इसके बाद अब अगर हम बात करें, इस चैप्टर में हमने एचसीएफ की बात करी थी। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अगर आपको दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले उनका फैक्टर्स कर लेंगे सिंपल उन संख्याओं के। ठीक है, जैसे कि हमें 30 और 45 का एचसीएफ निकालना है तो आपने 30 का जो है फैक्टर्स करे। 30 के फैक्टर क्या हुए, 30 के फैक्टर आपने कर दिए 2 गुना 3 गुना 5। प्राइम फैक्टर्स करने होते हैं हमेशा आपको। ठीक है, 45 के आपने फैक्टर कर दिए 3 गुना 3 गुना 5। अब आप यहाँ से ये देखिए कि कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों के अंदर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन चीजें जो दोनों में है उनको हमें लेना है। तो 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो एक तो हमारा आ गया 5। उसके बाद 3 है यहाँ पे 3 है, तो ये क्या आ गया इनटू में 3। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो 2 और 3 तो सेम है नहीं। ठीक है, तो इसको नहीं लेंगे, तो हमने क्या लिया, सिर्फ 3 को और 5 को। तो हमारे 30 और 45 का एचसीएफ क्या हो गया, 5 गुना 3 यानी कि 15। ठीक है, तो इस तरीके से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। जो भी आपको संख्या दी जाए उनका आप इस तरीके से एचसीएफ निकाल सकते हैं उनके फैक्टर्स करके। ठीक है, अब अगर हम बात करें एलसीएम निकालने की, कि आपको कोई भी दो संख्याएं दी गई है, आपको उनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। तो आपको नाम से ही पता लगेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो एचसीएफ होगा ना वो हमेशा संख्याओं से छोटा होगा। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर से याद रखना है कि मल्टीप्लाई करते हैं तो चीजें बढ़ती हैं,
तो जो एलसीएम है वो उन संख्याओं से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिए। तो एलसीएम अगर निकालने की हम बात करें, अब मान लीजिए सेम आपको 30 और 45 का एलसीएम ही निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपने क्या किया, 30 के फैक्टर कर दिए, 45 के फैक्टर्स कर दिए। ठीक है, अब इनके अंदर जो चीज कॉमन है उसको तो आपने एक बार लिखना है। 3 और 3 सेम है तो 3 को तो आपने एक बार लिखना है। ठीक है, फिर 5 है, इसमें भी 5 है, दो जगह 5 है लेकिन सिंगल टाइम लिखना है आपको। अब जो फैक्टर अलग अलग बच गए दोनों में, इसमें क्या बच गया, 30 वाले में 2 बच गया और 45 वाले में 3 बचा, तो गुना में 3। तो इन सभी की जो मल्टीप्लिकेशन करके नंबर आएगा, संख्या आएगी, वो हमारा क्या होगा, एलसीएम। तो यानी कि 90। तो 30 और 45 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 90 यानी कि 90। ठीक है, इसके बाद आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि अगर आपको दो संख्याएं दी गई हैं, ए और बी कोई भी, ठीक है, तो ए गुना बी किसके बराबर होता है, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुना में उन दोनों संख्याओं का एलसीएम। वो हमेशा उन दोनों संख्याओं की गुना के बराबर होता है। एचसीएफ और एलसीएम की गुना हमेशा उन दोनों संख्याओं की गुना के बराबर होती है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाए कि आपको यही 30 और 45 था, 30 और 45 का आपको क्या दे दिया, एचसीएफ दे दिया इन्होंने। इन्होंने कहा कोई भी दो संख्याएं हैं आपके पास, उन दो संख्याओं का आपको एचसीएफ दे दिया। ठीक है, कि एचसीएफ तो कितना है उनका 15, एलसीएम दे दिया 90। ठीक है, और इन्होंने कह दिया कि आपके पास एक संख्या जो है वो तो आपकी दी हुई है 45, तो आपको दूसरी संख्या निकालनी है। तो अब यहाँ से सिंपल इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। एचसीएफ की जगह 15 गुना में एलसीएम की जगह 90 बराबर ए की वैल्यू एक संख्या की कितनी है, 45 गुना में बी निकालना है आपको। तो ये 45 यहाँ से इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो आप इस तरीके से बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, दूसरी संख्या आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा तरीका है, इससे आप इस फॉर्मूला से आप काफी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, आपके फर्स्ट चैप्टर में से किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए आपके फर्स्ट क्वेश्चन में से नंबर या संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन कुछ कुछ इसी टाइप के आएंगे। ये हमने आपके ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बेस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है फाइंड आउट किए हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। आपको कोई भी दो संख्याएं देकर उनका एचसीएफ या एलसीएम निकालने को कह सकते हैं, या आपको जो है एचसीएफ एलसीएम दे देंगे, एक संख्या दे देंगे, दूसरी संख्या निकालने को कह देंगे। ठीक है, या जो है आपको कह सकते हैं कि आप प्रूव करें √2 एक इरेशनल नंबर है, या √3 एक इरेशनल नंबर है, या 5√3 इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर ले। इसके बाद हम बात करते हैं आपके सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर जो कि आपका है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। ठीक है, इसके अंदर आपके पास पॉलिनोमियल का मतलब आपको अच्छे से पता है कि अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल दिया गया है उसकी डिग्री कैसे निकाली जाती है, तो डिग्री निकालने के लिए आपको क्या देखना होता है कि जो एक्सपोनेंट आपको दिया गया है उसमें जो सबसे हाईएस्ट टर्म होती है, यानी कि मान लीजिए जो आपके पास ax² प्लस bx प्लस c ये चीज है, तो इसके अंदर जो वेरिएबल होते हैं, x क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं आपके। ठीक है, फिर इनको आप एक्सपोनेंट कहते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू 2 है, यहाँ x की वैल्यू 1 है, तो आपको इसकी x की हाईएस्ट वैल्यू देखनी है। तो हाईएस्ट कितनी है, 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। अगर यहाँ पे ये दे रखा हो ax³ तो हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी इसकी, 3। अगर यहाँ ax4 दे रखा है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 4। इस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, जो एक्सपोनेंट की हाईएस्ट वैल्यू दे रखी होगी वो आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की, तो पॉलिनोमियल्स के जो मेनली 4 टाइप होते हैं। पहला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर जो आपका fx फंक्शन दिया होता है, fx जो पॉलिनोमियल दिया होता है, वहां पे a की वैल्यू पुट करते ही वो एक कांस्टेंट होता है, a कांस्टेंट होता है। तो यहाँ जो पॉलिनोमियल है आपका fx वो इक्वल टू a होता है, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं दिए होते, उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल आपका जिसकी डिग्री 1 होती है, तो
किसके इक्वल होता है, ये ए एक्स प्लस बी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ एक्स की पावर आपके पास सिर्फ 1 है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2। ठीक है, द्विघात वाला बहुपद। क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात, यानी कि जिसकी डिग्री 2 हो। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये होता है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फिर बात करें अगर क्यूबिक पोलिनोमियल की, क्यूबिक यानी कि घन क्यूब, जिसकी डिग्री 3 होगी, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल, ठीक है, इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या बनेगा आपका, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये आपके 4 पोलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, कोई रियल नंबर आपको दिया हुआ है ए, ठीक है, उसको जीरो ऑफ पोलिनोमियल कब कहेंगे, अगर हम उस पोलिनोमियल में, जो हमें पोलिनोमियल एफ एक्स दिया हुआ है, उस पोलिनोमियल में अगर हम एक्स की जगह ए पुट करते हैं और वो पूरा 0 के इक्वल बन जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। क्लियर। उसके बाद हम बात करें अगर डिग्री की, a polynomial of degree n can have at most n real zeros। जितनी किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही उसके रियल जीरोस हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उतने ही उसके रियल जीरोस हो सकते हैं। जीरोस मतलब जो उसको सेटिस्फाई करते हैं, उसमें फिल करने पर उसको पोलिनोमियल को कंप्लीट कर देते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जीरो पोलिनोमियल, मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसमें जो सम ऑफ जीरोस होता है आपका, सम ऑफ जीरोस, अब इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है, क्योंकि डिग्री कितनी है इसकी, 2 ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो 2 इसके लिए फैक्टर्स बनेंगे, या आप क्या कह सकते हैं, इसके लिए 2 जीरोस होंगी। ठीक है, अब 2 जीरोस होंगी तो उनके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा में ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटा में ए। तो इसने क्या कहा कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं इस पोलिनोमियल के, ठीक है, तो उनका जो सम है अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी बटा में ए के, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा है वो किसके इक्वल होगा, सी बटा में ए के। ठीक है, नेक्स्ट अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं कि आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दी हुई हैं और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है कि उनसे क्या बनेगी। तो इसके लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू में सम ऑफ जीरोस लिखनी है, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। अब देखिए पीछे हमने आपको बताया एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स इंटू में सम ऑफ जीरोस हमने क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है, तो उन रूट्स की सम करना है, तो सम ऑफ जीरोस बनेगा, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बना, अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है, और इसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर आपको इस तरीके से सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपको अल्फा बीटा और गामा जो है जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल दिए हुए हैं, एक क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब है इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो यानी कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वेशन है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी। ठीक है, अब इसके अंदर डिग्री 3 है, इसका मतलब इसके रूट्स 3 होंगे, तो हमने इसके 3 रूट्स ले लिए अल्फा बीटा और गामा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होगा माइनस बी बटा में ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू होगा सी बटा में ए, और अल्फा बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू होगा माइनस डी बटा में ए। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपको किसी भी पोलिनोमियल की जीरोस निकालने के लिए कहा जाता है तो आपको क्या करना है, उसको इक्वल टू जीरो रख के सॉल्व करना है ताकि आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें आपके सेकंड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आपको पोलिनोमियल के जीरो और कोफिशिएंट के रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे ये पूछ सकते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इसने क्या कहा, सम ऑफ जीरोस -3 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 2 है, और आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। अब हमने पीछे आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बना सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स इंटू में यहाँ पे क्या था आपका, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, प्लस में क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, यहाँ पे था आपका प्रोडक्ट। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एक्स इंटू में सम ऑफ जीरोस आपको कितना दिया हुआ है, इसने सम ऑफ जीरोस दिया है -3, तो यहाँ पे -3 लिख दिया आपने सम ऑफ जीरोस के लिए, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया इसने, 2, तो आपने यहाँ 2 लिख दिया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर एज इट इज एक्स इंटू में -3, -3 माइनस इंटू में माइनस क्या हो गया, प्लस, तो +3 और प्लस में 2 एज इट इज, तो ये आपका क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रीवियस क्वेश्चन ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको आपके एग्जाम में मिल सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में ये 2 चैप्टर ही कवर करते हैं हम, और इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे के चैप्टर कवर करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से जो है अपनी प्रिपरेशन करें, और मैथ्स के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आप क्वेश्चंस को अपने फाइनल एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।